So hello everyone and welcome back to the channel Aptic Grid. मेरा नाम यश है and today the topic that I bring you is parasummary. Now parasummary is actually very important when it comes to solving questions related to the VA section of the VARC section whole में भी अब अगर हम पूरा देखें तो VARC section दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक वर्बल एबिलिटी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसकी पहले की जो क्लासेस हम कर रहे थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हम क्लासेस कर रहे थे एंड टुडे वी स्टार्ट द पैरासमरी एंड द फाउंडेशन क्लास, ये एक फाउंडेशन की क्लास रहने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव आज का हमारा ये रहने वाला है टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट पैरासमरी क्वेश्चंस एक्चुअली आर, किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। बहुत हम लोग जबरदस्ती के क्लटर और जार्गन्स नहीं पढ़ने वाले हैं। मैंने इस लेक्चर को टू द पॉइंट रखने का ट्राई किया है जिससे यू गेट द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओनली वही नॉलेज पे हम फोकस करने वाले हैं एंड यू जस्ट जंप राइट इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। Okay, so without further ado, let's just start the session, and I hope this is going to be a really fruitful session for you all. Now, parasummary for VARC, the concept, strategy and practice. तो आज के हमारे सेशन का गोल्स हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि what parasummary questions really test in the CAT examination, ठीक है? और learning a stepwise method to solve in under 2 minutes, ठीक है? And apply the method on CAT level examples and see the common trap. These are the basic things जो कि हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। And as I've said, and as I've told you, we will try to keep the session as compact and necessary as possible. अन मतलब ज़बरदस्ती के जार्गन्स एंड कॉन्सेप्ट्स जिसका कोई मतलब नहीं आता है, वैसा कुछ नहीं, जिससे खाली कन्फ्यूजन बढ़ता है, वैसा कुछ भी नहीं ऐड किया है। आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज़ knowledgeable as possible. ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट पैरासमरी की वो पूरे ये कैट के क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे फिट होता है, तो पैरासमरी अपीयर्स इन द वीएआरसी सेक्शन, ठीक है? और वीएआरसी सेक्शन की बात ये होती है कि वीए और आरसी सेक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस वीए एंड आरसी। अगर हम बात करें तो आरसी हमारा हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वीए हमारा हो गया वर्बल एबिलिटी। तो ये वीए के अंडर में आता है। इसके अलावा इसमें और कौन-कौन से क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे पैराजंबल हो गया, ऑड सेंटेंसेस आउट हो गए एंड पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे ही टाइप के क्वेश्चंस हम आगे कमिंग सेशंस में पढ़ेंगे, सीखेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। Now, if I talk about how many questions are there, around 1 to 3 questions per paper होते हैं। यूजुअली एक तो नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता है, बट 3 क्वेश्चंस के लगभग तो रहते ही रहते हैं। एंड दीज आर वेरी हाई स्कोरिंग इफ यू हैव डन इट प्रॉपरली, क्योंकि इफ आई माई सेल्फ कंसिडर डिफिकल्टी वाइज अगर मैं बोलूं तो पैरासमरी इज अमंग द इजिएस्ट इन द BA section, ठीक है? अब now it is great for boosting accuracy when you use structured reading and elimination. Now ये देखिए accuracy बहुत ही जल्दी बढ़ाता है अगर हम इसको structured वे में, सही वे में इसकी रीडिंग करें और इसको इसके जो ऑप्शंस होते हैं उसको हम बहुत सही तरीके से एलिमिनेट करें। Now, one thing that I have been seeing in the past couple of papers, उसमें ये हो रहा है कि या तो पैरा समरी या फिर पैरा जंबल के क्वेश्चंस या तो वीए के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आरसी के भी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर दिए जा रहे हैं। So again, if we are talking about this thing, so this whole section becomes very important even if you want to attempt RC questions as well. So yeah. अब बात आती है कि व्हाट एक्चुअली इज पैरासमरी। ना तो क्वेश्चन इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ शॉर्ट पैसेज अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 to 70 वर्ड्स का एक पैसेज होगा जिस जो कि फॉलोड बाय होगा 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट समरी। नाउ व्हाट एक्चुअली इज समरी? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट एक्चुअली इज समरी? द समरी इज द समेशन ऑफ whatever has been talked in the passage, बेस्ट पॉसिबल समेशन होता है दैट कवर्स द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, आप इसको एक तरीके से समझिए कि लेट्स से कि एक 100 वर्ड का एक पैसेज है और हमको
एक समरी लिखनी है। नाउ द बेस्ट समरी इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी द समरी जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को एक्यूरेटली पेन डाउन कर दे। दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट समरी और ऐसा ही होता है पैरा समरी के क्वेश्चंस में भी। एक आपके सामने शॉर्ट पैसेज होगा अराउंड 50-70 वर्ड्स के लमसम का एक वो पैसेज होगा, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस और वो 4 ऑप्शंस जो हैं उसके ऑलमोस्ट नियर अबाउट समरीज़ होंगे। नाउ वी हैव टू चूज़ द बेस्ट समरी। Now, this question or this whole section never says कि the chosen summary is the accurate summary of it. उससे better भी हो सकती है, but उन चारों में से जो best summary है, जो कि majority of the portion को cover करती है, is always going to be the right answer. ठीक है? Now, what actually is best summary? आइए देखते हैं। सेम सिचुएशन है, सेम स्टांस है, शॉर्टर फॉर्म में है और कोई भी नया ज्ञान नहीं उसमें ऐड किया गया है, ना ही एडवाइस की गई है। मतलब कि इसको हम ऐसे समझें, ज़ीरो पर्सनल बायस, ठीक है? पर्सनल बायस किसी में भी नहीं होता है। देखो हमेशा भी किसी भी क्वेश्चन में और कैट स्पेशली जो होता है वो आपके साइकी से भी थोड़ा-सा खेलता है। उसमें क्वेश्चंस वो ऐसे आपके साथ ऐड करने का ट्राई करेगा जो कि आपका पर्सनल बायस कहीं न कहीं होता है, ठीक है? सो हमेशा हमको इन क्वेश्चन से दूर हटना है। ऑलवेज़ रिमेंबर व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट स्कोप, देयर नथिंग एक्सिस्ट बियॉन्ड द स्कोप। नाउ यू आर नॉट राइटिंग अ समरी, you are selecting the most faithful summary from the option. Exactly. As I said, you're not exactly writing the summary. अगर आप summary लिखोगे तो हो सकता है कि वो जो 4 ऑप्शंस हैं, उनसे आप बेटर लिख दो। आप बेटर डेफिनिटली लिख सकते हो। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हमको ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से अगर ये हम 4 ऑप्शंस लेके चलें, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन-सी बेस्ट समरी है, जो कि पूरे तरीके से ऑलमोस्ट एक्यूरेटली जो भी हमारा पैसेज लिखा गया था शॉर्ट पैसेज उसको डिपिक्ट करती है, ठीक है? तो ये हमारा हो सकता है पैरा समरी का पूरा एक स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं इनके कुछ-कुछ जो क कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पे आ जाते हैं। Now what is the difference between para summary and the main idea? Now main idea is nothing but the central thought or the intent of the author. मतलब कि अगर हमें पैरा समरी और मेन आइडिया में डिफरेंस बताना है, तो मेन आइडिया क्या होता है वो चीज़ होती है जो कि सेंट्रल थॉट होती है। लेट्स से अ समरी इज़ टॉकिंग अबाउट एआई तो उसका सेंट्रल थॉट क्या हो गया? एआई हो गया। नाउ इंटेंट भी उसका वही हो सकता है कि कैसे व्हाट आर द प्रोस ऑफ एआई, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ एआई, हाउ एआई कैन ऑटोमेट जॉब्स, हाउ एआई कैन डू दिस दैट। तो ये हमारा मेन आइडिया में आ जाता है। ठीक है? नाउ वेयर एज़ पैरा समरी वन सेंटेंस दैट रीस्टेट्स द एंटायर पैराग्राफ कीपिंग की कंडीशंस एंड द नुआंसेस। मतलब कि हमेशा ये कीवर्ड पे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है? रीस्टेट करता है, जो भी पैसेज एक हमारा ये लिखा गया होगा, उसको ये रीस्टेट करेगा, ठीक है? इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म और उस शॉर्ट फॉर्म में इट विल ट्राई टू कीप द कंडीशंस एंड नुआंसेस एज़ इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द एंटायर पैसेज। जैसा वो पैसेज में लिखा था, उसकी पूरी कंडीशंस और नुआंसेस को एज़ इट इज़ शॉर्ट फॉर्म में डेवलप करेगा इन द समरी। Now, many options sound like the main idea, but drop important conditions or change the situation slightly. हमेशा ये देखना, ये ट्रैप हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये ट्रैप हो सकता है बिकॉज़ क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट सेम होगा, कहीं न कहीं वो जो है एक कोई न कोई इम्पोर्टेंट कंडीशन को ड्रॉप कर देगा या फिर सिचुएशन को स्लाइटली मॉडिफाई कर देगा कि मतलब एआई के प्रोस के बारे में बात कर रहे हैं तो एआई के प्रोस में एक किसी तरीके का एग्जाम्पल हल्का-सा जॉइन कर दिया। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी सटल और वो आपके दिमाग में कभी वो क्लिक ही नहीं करेगी कि अच्छा ये तो एग्जाम्पल ही तो दिया है। तो दिस कैन बी अ थिंग। तो नहीं, वो तुरंत ही वो ऑप्शन वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखना है, ठीक है?
Now, before diving deep into what exactly is para summary, let's try to understand the anatomy of the paragraph. ठीक है? So most CAD paragraphs have 4 लेयर, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है और उसका या फिर सेटअप। नाउ हु और व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट या फिर सेटअप ऑफ द पैसेज हो जाएगा। फिर एक होता है हमारा उसमें बिल्डअप होता है कि जिसके बारे में हम बैकग्राउंड देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके प्रोस कॉन्स के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं टू रीइंस्टेट दैट। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, ये बिल्डअप के अंडर में आ जाती हैं। फिर हमारा आता है कि ऑथर का इंटेंट क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या वो देना चाहता है, कि ना व्हाट द राइटर फाइनली इम्प्लाइज और कंक्लूड्स, कि जैसे कि अगर एआई के बारे में बात करें तो उसका एक्चुअली में इंटेंट क्या है लिखने के लिए। जैसे कि इफ आई एम राइटिंग अबाउट एआई, लेट्स से माय इंटेंट इज basically to tell you how automations are actually stealing the lower grade jobs. So that is going to my intent, that is going to be the resolution that I'm going to write, ki, to make people aware about how AI might sound really good, but it is actually trying to steal the lower level jobs by automating all of the tasks. ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टोन एंड स्कोप। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ broad the claim is, you know, is it cautious, is it extreme, is it local, or is it general? ये सब सारी चीजें होती हैं, and this all is actually under the anatomy of any paragraph that has come under the CAT examination का BARC सेक्शन। ठीक है? ना गुड समरी क्या होती है? सेम सिचुएशन प्लस रेजोल्यूशन प्लस टोन, नॉट जस्ट वन डिटेल। अच्छा ध्यान रखना कि खाली एक डिटेल नहीं, जो भी एक समरी का जो ऑप्शन ऑप्शन अगर आप मान लीजिए कि 1, 2, 4 ऑप्शंस में से सर्च कर रहे हैं आप, तो आपको आपके लिए गुड समरी वो ही होगी जिसमें सेम सिचुएशन भी बात हो, सेम रेज़ोल्यूशन भी बात हो और सेम टोन को भी कैरी फॉरवर्ड किया हो। तभी वो जाके एक गुड समरी होगी। ऑलराइट? नाउ let's try to understand one concept which is called gist reading. Now, first is what? Gist read. You know, quick and to understand what exactly is going on. हमको क्या करना है कि हमको पढ़ना है और समझना है कि भाई क्या एक्चुअली में पैसेज में चल रहा है। Now, while reading the passage, we have to ask ourselves constantly who or what is the hero of the passage। मतलब कि हीरो का मतलब वो नहीं कि सनी देओल या फिर सलमान खान, वो नहीं। हीरो एज़ इन द मेन कॉन्सेप्ट और लेट्स से टॉपिक और एनीथिंग एज़ सच ऑफ द पैसेज, जिसके अराउंड पूरा जो है पैसेज चल रहा है ना? जिसके अराउंड पूरा पैसेज चल रहा है, वो ही हमारा हीरो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। Now, what is the issue or the tension as discussed in the passage? क्या हम जब पैसेज पढ़ रहे हैं तो इशू या फिर टेंशन क्या हो सकता है पैसेज, एंड व्हाट डू द लास्ट 1-2 लाइन सजेस्ट एज द फाइनल इंटेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप समरी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू फोकस ऑन द लास्ट 1 और 2 लाइन्स द मोस्ट, बिकॉज उसी में निकल के आता है कि एक्चुअली में जो राइटर है उसका फाइनल इंटेंट क्या है ना? नाउ योर आवर टारगेट इज ऑलवेज द ओवरऑल एसेंस, नॉट जस्ट वन थिंग, राइट? हमको हमेशा ओवरऑल के बारे में बात करना है। तो जिस से हमें क्या समझ में आया कि जैसे जब हमारे सामने पैराग्राफ आ गया, हमको एक क्विकली उसको रीड करना है। हमको देखना है कि भाई सबसे हु और व्हाट इज द हीरो ऑफ द पैसेज, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, तो इश्यू क्या है, उसकी टेंशन क्या है, ठीक है? और हमको लास्ट की 1-2 लाइन ज़रूर पढ़नी है, तो उससे समझ में आता है कि चलो ये तो इश्यू तो जो डिस्कस हुआ था, फाइनली ऑथर करता क्या है इस बात पे, ठीक है? चलिए, अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग पढ़ समझते हैं। In recent years, many schools have started using data dashboards to track student performance in
real time. While these tools promise personalized support, teachers often complain that dashboard add to their वर्कलोड। मतलब ये कह रहा है कि रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि जो बहुत सारे स्कूल हैं, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग डेटा डैशबोर्ड्स। डेटा डैशबोर्ड्स आर नथिंग बट दे आर वेट दे आर नथिंग दे आर नथिंग बट सॉफ्टवेयर्स and nothing but software to track student performance in real time. Now, while these tools promise personalized supports, teachers often complain that dashboard add to their workload. कह रहा है कि ऑल्दो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनसे हेल्प तो होती है स्टूडेंट्स के लिए और हमें पर्सनलाइज सपोर्ट्स भी मिल जाता है, बट होता ये है कि टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि यूजुअली इनकी वजह से हमारे वर्कलोड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है और इससे कुछ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इनसाइट निकल के नहीं आती है ना? विदाउट गिविंग एनी मीनिंगफुल इनसाइट। Now, the real question is whether such tools are designed to help teaching or simply to generate more reports for administrators। देखा लास्ट लाइन में किस तरीके से उसका हम लोगों ने स्टांस देखा। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो वी हैव टू आस्क ourselves हु वाज द हीरो। तो क्या है? स्कूल टीचर्स यूजिंग डेटा डैशबोर्ड्स, ये हमारा हीरो हो गया। इशू क्या हमारा निकल के आ रहा है? डैशबोर्ड्स प्रॉमिस हेल्प बट दे जस्ट क्रिएट एक्स्ट्रा वर्क। कि मतलब डैशबोर्ड से क्या हो रहा था टीचर्स के लिए क्यों बनाया गया था कि उससे हमें बहुत तरीके के डेटाज एंड एनालिटिक्स निकल के आ जाते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। बट इन द एंड हो क्या रहा है? दिस इज ओनली जस्ट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा वर्क फॉर ऑल ऑफ द टीचर्स। Now, what is the final intent जो कि हमने लास्ट दो लाइन में देखा? The real question is uh, whether such tools are designed to help teaching or simply to generate more reports for the administrators. So, it is doubt about whether the tools genuinely aid teaching versus serving the admins. तो हमारा just final क्या बन के आ रहा है? आइए, the passage questions whether the data dashboards truly help teaching or are mainly for एडमिन रिपोर्टिंग। की मतलब कि जो टीचर का जो टास्क है उसी को एडमिन को रिपोर्ट करना है। क्या यही काम है कि भाई टीचर एक्टिव है कि नहीं या फिर ट्रूली वो सॉफ्टवेयर टीचिंग के लिए यूज हो रहा है। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो सी हाउ जिस्ट हैज बीन यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नाउ second concept comes, this is also a concept, है ना? Mental one line summary. Now, before you look at options, answer. In short, the author is saying that, और हमको ये अपने ओन वर्ड्स में देखना है। सबसे देखो, मेंटल वन लाइन समरी जब हम बना लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में ऑथर का कहना क्या है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले जैसे कि मान लें हम लोगों ने ये पढ़ लिया, इसी वाले एग्जांपल का लेके हम चलते हैं। तो हमने क्या कहता है? इन शॉर्ट द ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट कि क्या ये पूरे जो टास्क है इससे रियली में चिल्ड्रन की हेल्प हो रही है या फिर जो टीचिंग क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो बेटर हो रहा है या फिर इट जस्ट another task added in the teacher's bag so that administrators can track the teachers more कि भाई वो और एफिशिएंट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये एक डाउट है। तो ये ऑथर एक क्वेश्चन करना चाह रहा है तो हमने ये यहाँ से ये कर लिया। नाउ हमेशा हमको मेंटल समरी के टाइम पे ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में इंक्लूड करके रखनी है। सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है? सब्जेक्ट क्या है? हू और व्हाट, ठीक है? इश्यू और फिर उसका स्टांस और आउटकम क्या निकल के हम हमारे सामने आ रहा है। ये 3 चीज़ें हमको हमेशा दिमाग में बना के रखनी है। नाउ this actually becomes our internal benchmark to judge the options। जब हमने एक मेंटल समरी बना ली, तो हमने ये 3 चीज़ें उसमें इंक्लूड कर ली। हमने सब्जेक्ट कर लिया मतलब कि ये सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? हीरो हो गया। इश्यू के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया और स्टांस और आउटकम के बारे में भी कर लिया। इन तीनों को मिला के जब हमने एक मेंटल समरी बना गई, तो हमारे पास एक बेंचमार्क क्रिएट हो गया कि जो एक आइडियल समरी होगी, उसमें ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए।
Now we look at the four options, है ना? We look at the four options and based on that judge the options, और जो हमें सबसे accurate लगता है हम उसको choose कर सकते हैं, ठीक है? आइए, let's look at the example of mental one line summary. Now, we will reuse the dashboard paragraph. Now, the mental summary can be the author doubts whether the data dashboards actually help teachers, suggesting they might be more for admin reporting, as we have concluded कि author जो होता है वो पूरे तरीके से डाउट करता है कि जो डेटा डैशबोर्ड एक्चुअली में टीचर्स को हेल्प भी कर रहे हैं या फिर दे आर जस्ट फॉर एडमिन रिपोर्टिंग. Now, another thing that comes out of this is that the passage argues that dashboards add workload and questions their real life benefit to teaching. Overall, similar, but we can create these two mental summaries from that. ठीक है, अब इसके बेसिस पे जब हमारे पास सामने ऑप्शंस आएंगे, वी कैन इजीली टेस्ट देम ऑन द बेंचमार्क एंड सी विच एवर आर द राइट ऑप्शंस. ठीक है. Now, next comes matching options to your summary. Now, for each option, we have to check कि हमारे same hero and same situation has been discussed कि भाई जो हमारे सामने let's say चार ऑप्शन हैं तो उसमें लेट्स से अगर हम वन को देख रहे हैं तो इसमें सेम हीरो और सेम हीरो की सिचुएशन के बारे में ही बात हो रही है. ठीक है. उसमें सेम टोन एंड सेम स्कोप हुआ है ना? कि मतलब किसी भी तरीके की एक्सट्रीम बातें या फिर उसको वीक करना या फिर किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें तो ऐड नहीं हो गई है, एंड इट शुड कवर ऑल ऑफ द मेजर क्रिटिकल पार्ट, नॉट जस्ट वन एग्जांपल और एनीथिंग. जितने भी उसमें मेजर पार्ट्स और हैं उसमें मेजॉरिटी को उसको एटलीस्ट कवर करना चाहिए. ठीक है. तो ये अब जब ये तीन चीजें अगर उसमें हो रही हैं, so that option is definitely the right kind of a summary. Now, one thing that is to be noted is that short, clean options that hit the core are usually better than the long, detailed ones. ठीक है. ये चीज हम एक चीज मान सकते हैं, but again, this is based on the fact that this is nothing like कि पत्थर की लकीर है. It can definitely. ठीक है. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं डेटा डैशबोर्ड्स पे ही. अब उसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए है डेटा डैशबोर्ड्स हैव मेड टीचिंग फार मोर एफिशिएंट एंड आर यूनिवर्सली लव्ड बाय टीचर्स. नहीं, आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो देखो ये आउट ऑफ स्कोप है. क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा है फार मोर एफिशिएंट. एफिशिएंसी की कोई बात नहीं हो रही थी. यूनिवर्सली लव्ड बाय टीचर्स. इट इज टोटली ऑपोजिट. ठीक है. तो ये तो उस तरीके से भी हो गया, और प्लस जो है इसमें एक्सट्रीम लैंग्वेजेस भी यूज हो रही है जैसे कि यूनिवर्सली लव्ड. ये एक एक्सट्रीम लैंग्वेज है. हमेशा याद रखना किसी भी ऑप्शन में बीएआरसी का सेक्शन में आप जब भी सॉल्व करें, हमेशा याद रखना कि आपको एक्सट्रीम ऑप्शन से बचना है. राइट. एक्सट्रीम ऑप्शन से हमेशा हमको बच के रहना है, क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्शंस जो होते हैं are always going to be wrong when it comes to solving the questions. ठीक है. Now, schools use data dashboards to track students, but teachers question whether these tools truly help teaching or just create extra report work. Now, this is actually correct क्योंकि it has same hero, same issue, same doubt about usefulness, and hence it is correct. But just to be confirm, let's check other options as well. Option number C: administrators use dashboards to spy on teachers and punish low performers. Again, extreme options है and out of scope. ठीक है. The main problem with dashboard is that they are expensive and hard to install. Again, out of स्कोप. ठीक है. किसी भी तरीके से इंस्टॉलेशन और ये सब की कॉस्ट को यहाँ पे कहीं पे भी पैसेज में नहीं मेंशन किया गया है. ठीक है. तो यू सी how we are going to eliminate all of these options based on what has been mentioned and what has not been mentioned, extreme kind of a language and so on. ठीक है.
अब आ जाते हैं हमारी एलिमिनेशन की टूल किट हम लोग देख लेते हैं जो हमने बनाया है स्कोप एंड डिस्टॉर्शन के बेस पे। The wrong options often turn a specific statement into a universal rule or opposite. जैसे कि ये कह रहा है कि किसी भी जो रॉन्ग ऑप्शन होगा, वो किसी भी प्रकार की एक जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मतलब जो नैरोड डाउन इंफॉर्मेशन है, उसको वो कह देगा कि ये यूनिवर्सली अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एक बात बोलूँ, तो कह रहा है कि एआई ने जो लोअर लेवल्स की जॉब जो है क्या कहते हैं उसका उसपे खतरा कर दिया है। क्या मैं कहता हूँ कि एआई ने जो लोअर लेवल्स की जो फ्रेशर की जॉब है, उसमें खतरा कर दिया है। अब ऑप्शन में ये कहता है कि ड्यू टू एआई job in market of every let's say job role has come under scrutiny उसमें किसी भी तरीके की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये कैसे सच हो सकता है? एआई की वजह से फ्रेशर जॉब्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है बट स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही इफ़ेक्ट होगा। आप ये देखिए कि डॉक्टर लेवल की या फिर मैन्युफैक्चरिंग लेवल की जॉब्स में किसी भी फ्रेशर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि एआई इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर नॉट अ हार्डवेयर तो वो वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जनरलाइज़ेशन का जो रूल होता है, उससे हमेशा हमको बच के रहना है। नाउ इट आल्सो डिस्टॉर्ट रिलेशनशिप मतलब कि कॉज़ इफेक्ट होता है एंड ओवर एम्फसाइज वन एग्जांपल ठीक है? कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने बोला एआई ने फ्रेशर लेवल की जॉब ले ली। वो इफ़ेक्ट कर सकता है ना? एआई जो है फ्रेशर लेवल की जॉब्स जो है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो कहता है इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी एआई का बड़ा दिक्कत है फ्रेशर लेवल की जॉब में। कैसे हो सकता है? कॉज़ इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट कर दिया। Now the main question that is to be asked to ourselves is this option as wide as the passage or has it exaggerated या फिर shrunk or twisted the claim? हमको पूछना अपने आप से ये है कि जो ये ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं ये उतना ही वाइड और बैलेंस्ड है जैसा कि पैसेज में मेंशन किया गया है या फिर इसको एग्जैजरेट कर दिया गया है या फिर मतलब बढ़ा-चढ़ा के बता दिया गया है या फिर श्रंक मतलब कि उसको नैरो डाउन कर दिया गया है कि वो क्या है कुछ ब्रॉडर सेंस में रहा है उसको कुछ नैरो सेंस में कह दिया या फिर उसकी बात को घुमा के कह दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ों से हमको बचना है एंड दीज़ आर ऑल ऑफ द ट्रैप्स दैट वी हैव टू इग्नोर ठीक है? आइए स्कोप एंड डिस्टॉर्शन का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Now, several Indian coastal cities, several Indian coastal cities such as Mumbai, Chennai, and Kochi have reported increasing incidents of tidal flooding. ये कहता है कि बहुत सारी जो इंडियन सिटीज हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है टाइडल फ्लडिंग का। टाइडल का मतलब जो होता है जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं उसकी वजह से पानी जो अंदर आपके शहरों में घुस जाता है और फ्लड कर देता है, बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, उसको टाइडल फ्लडिंग कहते हैं। The researchers warn that without proper urban planning, even moderate storms could cause severe damage. ये कहता है कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो वार्न कर रहे हैं कि अगर हम सही तरीके से अर्बन प्लानिंग नहीं करते हैं तो जो मॉडरेट मतलब कि बहुत वीक टाइप के भी जो स्टॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से बहुत ही सीवियर डैमेज हो सकता है क्योंकि टाइड जो होती है इट इज तो वेरी कॉमन थिंग अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे हाई टाइड और लो टाइड तो आनी ही आनी है तो अगर आपके टाइड जैसे कॉमन चीज में भी फ्लडिंग हो रही है तो मॉडरेट स्टॉर्म में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है अब आता है हाउएवर हाउएवर जहां पे भी होता है वहां से हमेशा देख लेना शिफ्ट इन टोन एंड पूरे जो होगा पैसेज होगा हाउएवर they also point out that local decisions not just the global climate trends determine how vulnerable these cities become ये कहता है कि लोकल डिसीजंस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए ना कि जस्ट ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेंड्स पे क्योंकि लोकल डिसीजन से ज्यादा ये डिटरमाइन होता है कि किस तरीके कितनी सिटी एक इन छोटी मोटी चीजों से वल्नरेबल हो जाती है कितनी ही सिटी इन चीजों से डैमेज हो जाती है ये सब चीजें बहुत हद तक लोकल डिसीजंस पे डिपेंड करती है ठीक है नाउ लेट्स चेक ऑल ऑफ द ऑप्शंस
Option number A is global climate change is the only reason Indian cities are facing flood. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक एक्सट्रीम चीज बात करता है which is only. This is an extreme, है ना? इससे हमें बच के रहना है। Indian coastal cities are increasingly exposed to tidal flooding, and their vulnerability depends heavily on local decision planning. And this is the correct option because it has the correct scope, it has the correct link to the planning and vulnerability XYZ जो भी सारी चीजें हमारी इस पैसेज में लिखी हुई हैं ये इससे करेक्टली मैच करता है। Now, but also for example purposes, let's look at the other two examples. Option number C, all Indian cities are equally threatened by flooding because of poor governance. Again, कैसे हो सकता है? यहाँ पे all, एक तो एक्सट्रीम है और मिसलीडिंग ऑप्शन है, कह रहा है ऑल सिटीज तो हमारी कोस्ट के पास है भी नहीं, तो किस तरीके से हो सकता है? अगेन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है? Researchers believe that storms are no longer dangerous for coastal India. ये तो एकदम ही टोटली ऑपोजिट है। तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। So you see how scope and distortion works. Again, these are just basic से भी basic examples है to make you understand how scope and distortion works. अगर मैं अभी CAT level के questions में आपको scope and distortion करने लूँगा, so these जो passages होते हैं, जो CAT के papers में होते हैं, they are very dense as compared to these examples. तो वो आपको differentiate करने में दिक्कत होगी तो these questions I am just using for the example purposes for demonstration purposes only. आइए तो एलिमिनेशन टूल किट इसकी भी देख लेते हैं। Now we have to watch for extreme words हमेशा, ठीक है? क्या होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स? ऑलवेज, नेवर, ओनली, कंप्लीटली, डिजास्टर, यूजलेस, गारंटी, इनएविटेबल, XYZ। मतलब दीज आर जस्ट few of the ones that I have mentioned। ऐसे बहुत होते हैं, अनगिनत वर्ड्स होते हैं जो कि एक्चुअली में एक्सट्रीम होते हैं। कभी-कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सट्रीम साउंड भी नहीं करते हैं बट दे एक्चुअली मीन इन अ वेरी एक्सट्रीम वे। एक्सट्रीम से हमेशा हमको बच के रहना है। Now, if a passage is claim analytical, but option sounds like a rant or an emotional opinion, treat it as a suspect। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी पैसेज में बड़ी ही काम और एनालिटिकल बात की गई है, बट उसका जो ऑप्शंस हैं वो रैंट की तरह एक कह सकते हैं एक शिकायत की तरह साउंड कर रहे हैं या फिर उसमें किसी भी तरीके का इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, तो उसको हमेशा हमको एक सस्पेक्ट की तरह देखना है। मतलब कि जहां ऑप्शन में बहुत ज्यादा इमोशन या एक्सट्रीम लैंग्वेज है, पैसेज उस टोन में नहीं है, वहां हमेशा कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है? अब एक्सट्रीम ओपिनियन के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है ना? So many productivity apps promise to transform how we work by turning tasks into gamified challenges। कहता है कि बहुत सारे जो प्रोडक्टिविटी के एप्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी वर्क बाय टर्निंग टास्क्स इनटू गैमिफाइड चैलेंजेस। मतलब जो टास्क होते हैं उनको छोटे छोटे चैलेंजेस में डिवाइड कर देता है। Now, while some users find this motivating, others report that constant notification and progress bars create anxiety। अब यहाँ पे while आया और एक चेंज बोलता है, ये कहता है कि कुछ जो यूजर्स होते हैं वो एक्चुअली में इस चीज को बहुत ही मोटिवेटिंग कहते हैं कि भाई मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, कहता है कि अब आपको पानी पी लेना है या फिर आपको अब ये काम करना है या फिर आप थोड़ा सा चल लीजिए। तो इससे आपका जो टास्क वो ओवरऑल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और आप बहुत इजीली कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है, बट कुछ कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट नोटिफिकेशन आता है और प्रोग्रेस बार आती है, इससे एंग्जायटी होती है कि अच्छा आज मुझे 5 गिलास पानी पीना था, मैंने बस 2 गिलास पानी पिया। तो एक एंग्जायटी मेरे अंदर हो गई कि अरे यार मैं अपने एंड गोल पे पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। So, the effectiveness of such apps seems to depend on whether they support users' existing habits or force them into the rigid route। तो ये कहता है कि जो इस ऐप की इफेक्टिवनेस है, वो उस पे डिपेंड करती है कि जो उसके यूज़र्स होते हैं, उनके अंदर ये हैबिट जो होती है वो एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं करती है, या फिर ये जो ऐप है वो उनको इस रिजिड से एक वेरी स्ट्रॉन्ग पूरे रूटीन में वो फ़ोर्स कर रहा है। तो इस पे ये ओवरऑल डिपेंडेंसी बन के आती है। ठीक है? आई होप इट वाज़ क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस।
Productivity apps are a complete disaster and should never be used by serious professionals. Again, complete disaster, है ना? एक्सट्रीम वर्ड है ये, तो ये गलत होगा। Gamified productivity apps can help some users, but may wait a second. Gamified productivity apps can help some users, but may create anxiety for others, and their impact depends on how well they fit the existing habits. ठीक है? Now see how balanced this is. ये कह रहा है कि gamified productivity apps can help some users, कुछ users को help कर सकते हैं, but others के लिए anxiety create कर सकते हैं, और इनका जो impact है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना जो होता है जो उसके यूजर के अंदर उसकी हैबिट डेवलप्ड है, बड़ा ही बैलेंस्ड है। बट फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पसेस, लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल। All productivity apps are designed to only increase screen time and distract users. Again, this is an distraction and out of scope. ठीक है, स्कोप से ये हट के है, एंड तो इसको हम हमेशा गलत मानेंगे। These app guarantee success for anyone willing to use them regularly. Guarantee, है ना? Again, this is an extreme word. तो हम see how extreme words work. ये हमेशा आपको कहीं न कहीं as soon as you start solving, धीरे-धीरे जब आप कैट के लेवल के क्वेश्चन्स आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो यू विल सी कि हाउ दीज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, शुरुआत में यू विल फील लाइक कि अच्छा ये पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। बट सी एज़ आई हैव एम्फसाइज्ड इन माय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस एज़ वेल, कि आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि द मोर यू रीड, द मोर यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से दिस होल मशीनरी वर्क्स, है ना? तो जब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारा एलिमिनेशन करने के लिए एलियन पर्सपेक्टिव के लिए, मतलब कि कोई एक न्यू जो एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। नाउ एलियन ऑप्शंस ऐड न्यू एलिमेंट्स, हमेशा ये बात ध्यान रखना। एलियन एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज किया है, एलियन विद समथिंग विच वी आर नॉट फेमिलियर, जो कि हैज बीन एडेड टू अस, एक नए तरीके की चीज है। जैसे कि एडवाइस है, गवर्नमेंट मस्ट बैन एंड स्टूडेंट शुड, है ना? जहां पे भी ये चीज के ये टाइप के वर्ड्स यूज होने लगे, गवर्नमेंट मस्ट बैन, स्टूडेंट शुड, या फिर मॉरल जजमेंट हो जाए कि दिस इज अनएथिकल, दिस इज आइडियल, व्हिच इज सर्टेनली नॉट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। तो ये सब सारी चीजें को हमको देखना है, टू वी हैव टू स्टे अलर्ट फॉर दिस। You have to stay alert for this. Now, one rule for student: if it is not in the passage or clearly implied, it cannot ever appear in the summary. हमेशा ध्यान रखना, in short ये कह रहा है कि always stay alert for out of scope, ठीक है? Always stay alert for out of scope options, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? आइए। Now, public debates on artificial intelligence often focus on spectacular failures or success, such as misdiagnosed patients or breakthrough drug discoveries. ये कह रहा है कि जो पब्लिक की एक डिबेट होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये हमेशा मोस्टली ये फोकस करती है या तो स्पेक्टाकुलर फेलियर्स पे या फिर एक सक्सेस पे, जो क्योंकि वो एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे कि एआई की वजह से किसी पेशेंट को मिसडायग्नोज कर दिया, या फिर एआई की वजह से कोई एक ब्रेक थ्रू ड्रग डिस्कवरीज हो गई, बहुत ही पोलर ऑपोजिट्स हैं। Yet, most real world systems operate quietly in the background, making small decisions that people barely notice. तो ये तो देखो, ये तो एक बहुत एक्सट्रीम और पोलर ऑपोजिट थिंग हो गई, जबकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि ये जो सिस्टम्स होते हैं बहुत ही साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं डिसीजंस बनाते हैं, जो पीपल बेयरली नोटिस करते हैं। जैसे कि आजकल का मैं बताऊं तो एक ट्रेंड है कि एआई से क्या कहते हैं, पोस्टर्स डिजाइन करके, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोस्ट, तो वो देखते तो सब है, बट पता नहीं मोस्टली दे आर नेवर गोइंग टू इवन नोटिस कि ये एआई द्वारा बनाया गया है या फिर समथिंग लाइक दैट।
सो इन अ सेंस एआई इज मेकिंग आवर लाइफ वेरी इजी, बट ठीक है, उसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है। Now, these everyday decisions, economists argue, may collectively have a larger impact on the society than the rare headline grabbing इवेंट्स। ये कहता है कि ये जो छोटे-छोटे डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इनका कलेक्टिवली एक लार्जर इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, ना जो एज़ कंपेयर टू द रेयर जो हेडलाइन ग्रैबिंग इवेंट्स। जैसे हेडलाइन ग्रैबिंग हो गया ना कि मिसडायग्नोज पेशेंट कर दिया या फिर ब्रेक थ्रू ड्रग की डिस्कवरी। इनका इम्पैक्ट है, बट इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए जो छोटे-छोटे ये जो होते हैं, जैसे कि किसी ने पोस्टर बनाना एआई से डिस्कवर किया। अब धीरे-धीरे वो इतना हो गया कि अब मोस्ट ऑफ द पोस्टर्स आर बीइंग मेड थ्रू एआई ओनली। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है ना कि एक पेशेंट जिसको मिसडायग्नोज कर दिया गया, ठीक है? नॉट सेइंग कि वो जस्टिफाइड है, बट अगेन उसका व्यू आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए, ठीक है? Governments must immediately ban all AI systems to protect citizens from dangerous failures. Again, this is what? It is introducing new thing. ठीक है? तो ये एलियन है। ऐसा कोई भी बात नहीं कहा है इस पैसेज में गवर्नमेंट ने। ठीक है? Though public debates highlight extreme AI failures and successes, the small everyday AI decisions that go unnoticed may have a bigger overall impact on the society. And this is true. Why? Because it stays inside the text, it stays inside the text and contrasts the debate versus everyday decision and economist ka view. And this is very balanced. And that is why it is correct. Now, if we look at option C, for example purposes, AI is now mostly used in medicine drug discovery to improve patient outcome. ऐसा एक एग्जाम्पल दिया था, बट एक उसको अदर वे में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज सर्टेनली नॉट द थिंग। Economists insist that only economic applications of AI matter for the society. अच्छा, ये किस तरीके की बात हो गई, है ना? इट इज वेरी नैरोड डाउन। तो हमको इससे भी बच के रहना है। दिस इज अगेन द wrong option. You see how options can also introduce some of the information that has not been given in the text. एक नई information add कर दिया या subtract कर दिया या फिर उस बात को घुमा फिरा के कह दिया या फिर narrow down कर दिया, तो ये भी सारी चीजें होती हैं। These again, I might stress this very much कि ये these examples that I'm using today are just for example purposes only to show you actually how things can be. The more you read, the more the cat level questions when we are going to solve, you'll see कि how subtle these things are, कि कितना subtle होता है इनको पकड़ना हमेशा। ठीक है? अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट कॉन्सेप्ट में, मतलब एग्जांपल्स वर्सेस मेन आइडिया आ जाता है। ठीक है? Now, when there is one emblematic example, summary may mention it. मतलब and when there are multiple examples names, summary usually keeps the general idea and drops the list. ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप पैसेज पढ़ रहे हैं और उसमें एक एग्जाम्पल दिया है जिसके अराउंड में भी चल रहा है या फिर एक वो एग्जाम्पल बड़ा ही मेन एंड क्रूशियल है एंड क्रिटिकल है, तो समरी may mention that example. But let's say the the whole passage has many sets of example, ठीक है, या फिर many sets of name, तो यूजुअली क्या होगा, जो समरी है उस पूरे सेट को एक जनरलाइज्ड वे में प्रेजेंट करेगी इन द समरी, नॉट द एंड इट विल सर्टेनली ड्रॉप द पूरा लिस्ट। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर 10 नाम दिए हुए हैं कि ये चीजें हैं पौधों के, ठीक है, तो वो उसको एक प्लांट के आइडिया में डिफाइन कर देगी कि दीज आर ऑल ऑफ द नेम्स ऑफ द प्लांट्स और नेम ऑफ द फ्लावर्स मेंशन्ड और नेम ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स मेंशन एक्स वाई जेड एंड समथिंग लाइक दैट, एंड इट विल सर्टेनली ड्रॉप द लिस्ट। उतना क्यों मेंशन करना irrelevant information? Because the whole concept and the idea of summary is to present the information in as short as possible or in as condensed form as possible. Now, the key question here is this example itself the point or just a proof? Now, if कि ये जो एग्जाम्पल है कि क्या ये एक पॉइंट है, मतलब कि एक पॉइंट है या फिर ये जो पूरा जो मेन आइडिया है उसका प्रूफ है। इफ इट्स ओनली प्रूफ, डोंट लेट द समरी टर्न इनटू एन एग्जाम्पल लिस्ट। अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एग्जाम्पल समरी में यूज किया, जो पैसेज में यूज किया गया है, वो एक प्रूफ है,
कि एआई लोअर लेवल्स की जॉब को खा जाएगा, इसका प्रूफ एक एज़ एन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, कैसे एक बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। तो ये प्रूफ दिया गया है, तो समरी को उसको हमको ऐड क समरी में उसको हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ऐसी समरीज़ से बच के रहना है। आइए लास्ट देखते हैं। Biographers often describe the strict morning routines of famous writers, athletes, and entrepreneurs to show how discipline shapes successes. ये कह रहा है कि बायोग्राफर्स जो होते हैं, जो बायोग्राफीज लिखते हैं, दे ऑफन डिस्क्राइब द स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ फेमस राइटर्स। ये कह रहे हैं कि वो जो फेमस राइटर्स होते हैं, उनके मॉर्निंग रूटीन्स को हमेशा प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि कैसे डिसिप्लिन जो होता है वो सक्सेस की को शेप करता है कि द मोर डिसिप्लिन्ड कि सी दिस पर्सन वाज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या क्या दिया है, फेमस राइटर्स, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्स वाई जेड। ठीक है, बट दीज रूटीन्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड विदाउट द कॉन्टेक्स्ट अबाउट हेल्थ, है ना, हेल्थ, फैमिली और वर्क डिमांड्स। ये कह रहा है कि ये जो रूटीन्स होते हैं, जो स्ट्रिक्ट रूटीन्स की बात करते हैं, ये यूजुअली किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी कॉन्टेक्स्ट के बिना ये प्रेजेंट कर देते हैं। और कॉन्टेक्स्ट सच एज हेल्थ कैसी इस रूटीन से बन रही है, इस रूटीन की वजह से फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर इस रूटीन की वजह से उनके वर्क लाइफ बैलेंस का क्या हो रहा है। Now, treating such examples as universal rules can make ordinary readers feel गिल्टी रादर देन इंस्पायर्ड। नाउ अगर हम इन एग्जांपल्स को यूनिवर्सल रूल्स की तरह करें कि भाई जितना अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या ऑर्डिनरी रीडर्स को कैसा फील होता है? उनको गिल्टी फील होने लगता है, ना कि इंस्पायर्ड कि भाई मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा हूँ, उस फलाना आदमी को देखो, वो तो 15 घंटे काम करता है एंड मैं मुझे देखो मैं तो खाली 10 घंटे कर रहा हूँ। बल्कि आइडियली वर्किंग एनीथिंग मोर देन 8 आवर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अपने लाइफ में भी आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो कहने में एंड करने में बहुत ही डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Famous people's morning routines are the only path to success and should be copied by everyone. Again, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, only path, extreme word, ये ऑप्शन गलत है। Biographers use strict routines of well-known figures as examples of discipline by presenting them as universal truth, universal rules, and can make ordinary readers feel guilty instead of inspired. Very true, because it actually captures the idea। किस तरीके से एग्जाम्पल को देखो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और उसको खाली एक एज अ एग्जाम्पल मेंशन कर दिया, है ना, यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल मेंशन कर दिया। और ये जो लिस्ट इतनी सारी लंबी चौड़ी थी उसको ड्रॉप कर दिया। बट प्रेजेंटिंग देम एज यूनिवर्सल रूल्स कैन आल्सो मेक ऑर्डिनरी फील पीपल फील गिल्टी इंस्टेड ऑफ इंस्पायर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, मॉर्निंग रूटीन्स आर इंपॉर्टेंट मेनली फॉर एथलीट्स हु ट्रेन अर्ली इन द डे। अगेन ये डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ये गलत ऑप्शन हो। And everyone should design a personalized routine with the help of expert. This might be true, but again ये न्यू एडवाइस है जो कि ऐड की गई है यहाँ पे, तो ये गलत हो। So these were some of the basic examples that and the concepts that we might use while solving the parasummary questions, which will come in the coming classes, that we are going to surely solve in the coming classes. Now, as I said, I have tried to keep this class as short as possible and as informative as possible, because हमारा focus होना चाहिए तरीके से हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक साथ, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और एक वो आइडिया डेवलप हो हमारे पास, ना कि खाली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में ही हम फंस के रहे। ऑलराइट, सो yeah, so this was Yash from AptiGrid, and I hope the journey that we have started here at AptiGrid for our CAD 2026 preparation is going very well, as we are aiming for. And yeah, so we'll meet in the next class. Until then, take real good care of yourself, and please start reading, because I cannot stress this enough. जितना आप पढ़ेंगे, जितना रीडिंग की हैबिट करेंगे,
the more you will understand everything. All right? See you.